नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सवाल पब्लिक का शो में आपका स्वागत है। आज आप सवाल पब्लिक का जो शो है वो स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। मुद्दा वही है, सिर्फ डिबेट की जगह रिपोर्ट है और इस पहली रिपोर्ट में हम आपके सामने रख रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा से लेकर पूरा देश बाकी है। वो क्या है, उसका प्लान क्या है? सवाल पब्लिक का है कि 24 के चुनाव से पहले राष्ट्रवाद के 24 स्पॉट की बात क्या है। देखिए एक खास रिपोर्ट, ताकि आप समझ पाएंगे ये पूरा मुद्दा, ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और पूरा प्लान आखिरकार है क्या। डंका बज चुका है। 24 के घमासान से पहले चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, लक्ष्य टकरा रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई में मुद्दे खोजे और कसे जा रहे हैं, लेकिन मोदी का मुद्दा और लक्ष्य एक है, जिसका नाद अनहद है, जिसकी तस्वीर स्पष्ट है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र और एजेंडा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मोदी के सबके साथ सबके विकास के बीज मंत्र पर सिद्ध हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये वो एजेंडा है जो जाति धर्म मजहब के आगे हर भारतीय का एजेंडा बन जाता है, जो काशी में आजमाया हुआ है और अकाट्य है। 2014 में लिया गया काशी के कायाकल्प का संकल्प पीएम मोदी ने 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके पूरा कर दिया। तो इसी तर्ज पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर कॉरिडोर को बनाए जाने की तैयारी है। बीएमसी चुनाव के पहले महाराष्ट्र प्रशासन ने महाराष्ट्र की 200 साल पुरानी मुंबा देवी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए एक जीआर पास किया है। फिलहाल मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मुंबा देवी वो मंदिर है जो कि मुंबई के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मंदिर माना जाता है, 200 साल पुराना है। खासियत यहाँ की इस बार कॉरिडोर की ये है कि इस पूरे कॉरिडोर को काशी मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी चेकअप वगैरह यहाँ पर लाजमी तौर पर होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर कॉरिडोर की मैं बात करूं तो जिस तरीके की संख्या आप देख पा रहे हैं कि दोपहर के वक्त में फिलहाल सीमित भीड़ आपको नजर आ रही है, लेकिन जब कॉरिडोर बन जाएगा तो इसी भीड़ को एक सही पैमाने पर लाकर रखा जाएगा। जितनी भी दुकानें हैं उनके लिए एक अलग से मार्केट बनाया जाएगा। चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते दिखाते ये भी बताएं कि अगर आप देख पाएंगे फिलहाल ये तस्वीरें जो कि मंदिर के बिल्कुल बगल की सड़क है, एक बहुत ही पतली गली की तरह है जिसमें गाड़ियों का आना जाना मुश्किल है, गाड़ियों की पार्किंग नहीं होती है। और ये पूरा बाजार आप जहां देख पाएंगे इसमें करीबन 70 साल से लेके 150 साल पुरानी तक जो दुकानें हैं वो आपको मिलेंगी। सबसे अहम बात ये होगी कि जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं उनके लिए ये सुविधाएं जो मंदिर के बाहर फिलहाल ऐसे ही आपको घूम घूम कर पंडितों से मिलना पड़ता है वो नहीं होगी। सभी चीजें सीमित तौर पर एक जगह देखने को मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि इसमें 30 जो है रजिस्टर्ड और 130 दुकानें जो हैं वो नॉन रजिस्टर्ड हैं, उन सभी को एक जगह मार्केट बनाकर रखा जाएगा। मंदिर के बाहर जो लोग भीख मांगते हैं उन लोगों को एक तरफ रखा जाएगा। पार्किंग की सुविधा की जाएगी। फिलहाल मंदिर के अंदर शौचालय की और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था भी मंदिर प्रशासन के साथ बातचीत करके की जाएगी। हालांकि देखना ये होगा कि जहां हजारों और लाखों की संख्या में लोग यहां हर साल पहुंचते हैं और उसके बाद भी मुंबा देवी की कई सारी अंदर की जो मार्केट है, जो इसके अंदर बसे छोटे मोटे मंदिर है जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, कॉरिडोर बनने की वजह से न सिर्फ यहाँ के व्यापार को बूस्ट मिलेगा बल्कि यहाँ की टूरिज्म भी जो है वो बढ़ेगी। देश विदेशों से भी लोग यहाँ आएंगे। लेकिन इंतजार ये होगा कि बीएमसी इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के पहले आखिर क्या मुंबा देवी मंदिर का जो काम है कॉरिडोर बनाने का वो शुरू हो पाएगा या फिर नहीं। मुद्दा उस संकल्प का है जो देश के बाहर और भीतर न्यू इंडिया के कायाकल्प की मोदी की प्रतिबद्धता से जुड़ता है।
जिसकी झलक काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दिखी है और जो कायाकल्प कभी वोट बैंक की राजनीति में फंसी पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में नहीं रहा, लेकिन पीएम मोदी ने संकल्प लिया और पूरा किया। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बदलाव की तस्वीर सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में नहीं दिख रही, बल्कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, उत्तराखंड में केदारनाथ कॉरिडोर और यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर के रूप में ये आकार दे रहा है। और अब मुंबई के मुंबा देवी कॉरिडोर को पीएम मोदी के उसी ब्लूप्रिंट पर विकसित करने की योजना है, जिस पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तैयार किया गया। अपने नए अवतार में 30 लाइसेंस प्राप्त और 190 अनाधिकृत फेरीवालों को क्षेत्र से स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना में मंदिर परिसर के भीतर और बाहर की दुकानें शामिल होंगी, जिनमें एक समान डिजाइन और कलर कोडिंग होगी, जिस पर पहले से ही दुकान मालिकों के साथ चर्चा की जा चुकी है। हमारी जो सरकार सोची है बहुत बढ़िया सोची है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे यहाँ पे मुंडन हो रही है, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, ये भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही है। ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत एकदम कम से कम भीड़ है, और यहाँ पे इतनी अधिक भीड़ हो जाती है कि यहाँ पे बैठने तक की भी जगह नहीं मिलती है। हम लोग खाली ये चाहते हैं कि जो भी कॉरिडोर का हमने सब खाली अभी तक सुना है, अभी इसके बारे में ऑन पेपर क्या है कुछ जानकारी नहीं है। लोगों को, जितने दुकानदार हैं, जितने पंडित हैं, बाकी जो भी बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, सबको एक साथ में लेके और डिस्कशन करके उनका भी राय लेके उनका जो भी तकलीफ है वो, क्योंकि यहाँ पे लोकल है, उनको ज्यादा जानकारी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उनको एक साथ में लेके फिर काम किया गया। टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, लेकिन क्या है यहाँ पे जगह की बहुत कमी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए और भी जगह इसमें लेके एक अच्छा सा पैसेज बनाए, जिससे कि बाहर से आने वाले लोगों को सुविधाएं मिले। यहाँ सुविधा फिर भी बहुत कम है। मोदी विरोधियों के लिए ऐसी तस्वीरें मोदी के हिंदुत्ववादी छवि गढ़ने के लिए एक टूल किट की तरह साबित होती रही हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले मोदी इसलिए अखरते और खटकते रहे हैं क्योंकि सनातन और पुरातन संस्कृति के प्रति अपनी आस्था उन्होंने हर बार सार्वजनिक की है। लेकिन ये भी सच है कि बीते 9 वर्षों में मोदी ने हिंदुत्व के असली अर्थों को देश ही नहीं दुनिया के मंच पर खींचा है, जिसमें संवेदनशीलता है, प्रेम और सौहार्द है, जिसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जो हिंदुत्व सांस्कृतिक गौरव रखता है, आधुनिक और वैज्ञानिक अप्रोच के साथ चलता है। अगर भारत की राजनीति में मोदी एक कल्ट बने हैं, तो इसमें बड़ी भूमिका भारत के सांस्कृतिक गौरव के साथ देश के हर नागरिक को जोड़ने की रही है। लेकिन यह भी सच है कि कोरी बातों से यह नहीं हुआ, बल्कि जमीन पर बड़े बदलाव उतारे भी गए हैं। और अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के यही सिद्ध सूत्र दक्षिण भारत के लिए भी है। फिर चाहे वो पिछले साल नवंबर में काशी में आयोजित हुआ काशी तमिल संगमम रहा हो, या फिर शनिवार को दिल्ली में आयोजित हुआ बरिसु कन्नड़ दिमदिमावा पर्व, दक्षिण और उत्तर की सांस्कृतिक साझेदारी के सूत्र साधते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। दुनिया में लोगों को पता चलता है कि विश्व की ओल्डेस्ट लैंग्वेज भारत में है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन हम उसके गौरव गान में पीछे रहते हैं। मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के उस मंत्र से सिद्ध हुआ है, जिसने धार्मिक कट्टरपन से आगे संवेदनशील संकल्प पर काम किया है, और इस संकल्प ने बदले हुए सिस्टम के साथ नई सफलताएं लिखी हैं। लेकिन दिक्कत उनके लिए है जो पारिवारिक विरासत बचाने को बेचैन है।
जो मोदी के सांस्कृतिक गौरव के सूत्र को 2014 के पहले अपने तुष्टिकरण वाले फॉर्मूले पर बांटते और वोट काटते रहे हैं, सत्ता साधते रहे हैं। अब मोदी ने उन्हें भी यू टर्न मारने को मजबूर कर दिया। अब वो भी सियासी जलसों में शिव को समझाते फिरते हैं। अच्छा, आपने शिव जी की फोटो देखी है? उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। दरअसल पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष को बड़े दूभर दांव में फंसा दिया है। अगर विपक्ष मोदी को विकास के मुद्दे पर घेरता है तो देश और दुनिया के आंकड़े उसे झूठा साबित कर देते हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों में ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है और 2023-24 में भारत की इकोनॉमी 6.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। लिहाजा देश और दुनिया की एंटी मोदी लॉबी फिर वही विष निकालती है जिसमें टारगेट पर मोदी की छवि होती है। मसलन गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री आती है, मोदी के एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव चलाया जाता है, रामचरितमानस विवाद उठाकर हिंदुओं को फिर से जातीय खांचे में बांटने की साजिश होती है और विपक्ष धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप लगाता है। तो क्या 2024 के रण में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का असली रंग ये तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें नया हिंदुस्तान है, जिसकी नई पहचान है। 24 की चौसर पर ब्रांड न्यू इंडिया की ये तस्वीरें यकीनन दीगर होंगी, जिसमें विकास और सांस्कृतिक गौरव दोनों की जुगलबंदी है। तो क्या 2024 में मोदी का विकासवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक बार फिर अनबीटेबल होगा? मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपने देखा, राम मंदिर सिर्फ झांकी होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह के काम कर रही है कि 2024 तक विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा फ्यूजन लोगों के सामने रख सके कि जनता को लगे कि रामराज यही तो है। लेकिन वोट सिर्फ कह देने भर से नहीं मिलता। वोट के लिए प्लान, फिर उसका एग्जीक्यूशन जरूरी होता है, सामने वाले को घेरना जरूरी होता है। इसके लिए मोदी ने कैसे विपक्ष के सामने 2.5 फ्रंट खोल दिया है और सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में अब इसे लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। जनवरी के जिस महीने में बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हेट डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट की, 2002 की गुजरात हिंसा को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ का प्रोपागेंडा नए फॉर्मेट में दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई। जनवरी के उसी महीने में नरेंद्र मोदी सबका साथ के अपने इरादे को नए संकल्प से सींच रहे थे। जनवरी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि पसमानदा, बोहरा, मुस्लिम प्रोफेशनल्स और शिक्षित मुसलमानों से वोट की अपेक्षा किए बिना मिले। ये संदेश क्यों था? ये संदेश इसीलिए क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति मुस्लिम समाज को सिर्फ एक वोट बैंक समझती आई। बीते 8 सालों के नरेंद्र मोदी सरकार के शासन ने जब से तुष्टीकरण को तृप्तिकरण की तरफ लेके चलने की कोशिश की, तब से एक नई खलबली मची है। मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? पुरानी सेक्युलर पॉलिटिक्स की भद्द पिटने के बावजूद मुसलमानों के नए नए मसीहा सामने आ रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, अपनी पार्टी को हैदराबाद की चौहद्दी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में ओवैसी एक तरफा नैरेटिव गढ़ने का इरादा रखते दिखते हैं। बीते दिनों जुनैद और नासिर नाम के 2 युवकों की हत्या हुई। हत्या का आरोप गौरक्षकों पर है। ये मामला जांच की दहलीज पर है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हत्या के एक मामले के जरिए सभी गौरक्षकों के आतंकवादी होने का सर्टिफिकेट अब बांट रहे हैं। जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को
महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई हैं। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। कभी कांग्रेस ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी गौ रक्षकों को आतंकवादी कह रहे हैं। क्या ये मोदी के मुस्लिम आउटरीच पर जवाबी हमला है? इसी फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में गए। ये एक ऐसा संदेश कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को, जिसे मौत का सौदागर कहने की राजनीति की गई, उस व्यक्ति के लिए राष्ट्र धर्म का मतलब है सबका साथ। हाल ही में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने सच्चे सेक्युलरिज्म की परिभाषा भी समझाई थी। 100% सैचुरेशन, यानी जो योजना जिसके लिए बनाई गई उसका लाभ सबको मिले। और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं, अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और नरेंद्र मोदी की राजनीति का यही सबक विपक्ष को परेशान करता है। ये नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी अपनी हिंदू आस्था पर डगमगाते नहीं। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं कि मैं ऐसा मुस्लिम समाज चाहता हूं जिसके एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। आज के विपक्ष में बैठे लोगों ने कभी एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न्याय से वंचित किया। कोर्ट के आदेश को संसद के कानून से पलट दिया गया। एनडीए की सरकार ने करने का काम, ये बात तो हमारी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए आगे आते हैं। मोदी जब तुष्टीकरण के बिना मुस्लिम समाज को न्याय की बात करते हैं तब विपक्ष को एक मुद्दा मिला इस साल के बजट से। बजट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का आवंटन पिछले साल के मुकाबले 38% घटा दिया गया। इस पर मुसलमानों के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, ये आप सुनिए। कि अक़लियतों का बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में 40% कम कर दिया। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म कर दिया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। मेरिट कम मींस के पैसे कम कर दिए। हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से कि आपने तो बड़ा झूठ कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अक़लियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। बजट को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए ओवैसी भूल गए कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ही क्यों, सरकार ने अब की बार बजट में मनरेगा का भी आवंटन घटाया। क्या कोई सरकार खुद को गरीब और मजदूर विरोधी कहलाने का जोखिम उठा सकेगी? जवाब है नहीं। साफ है, सरकार बजट में योजनाओं का खाका कैसे खींचती है इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन किसी समुदाय और किसी समाज को लेकर सरकार का लक्ष्य क्या है, इरादा क्या है, कार्यक्रम क्या है, ये सब तय होता है एक्शन से। बजट की चर्चा चल निकली तो बजट पर एक वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी और पिछड़े मुसलमानों के लिए क्या सोचते हैं इसकी झलक दिखाई पड़ी। पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे वंचित है उनके लिए एक विशेष मिशन हम शुरू कर रहे हैं। देश के 200 से अधिक जिलों में
22,000 से अधिक गांवों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाएं पहुंचानी है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में पसमानदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे, जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी जब दोबारा जीत कर आए तो एनडीए की बैठक में संविधान को मत्था टेका। यह संदेश था कि मोदी के लिए राष्ट्र धर्म उतनी ही अहमियत रखता है जितने की उनकी निजी आस्था। मोदी की राजनीति का यही अंतर विपक्ष पर भारी पड़ता है। 2024 के चुनाव से पहले जब विपक्ष मोदी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम वाला पुराना टेप रिकॉर्डर झाड़ पोंछ कर साफ कर ही रहा था कि मोदी मुसलमानों के बीच एक नया संदेश लेकर सामने आ चुके हैं। सबका साथ सबका विकास का नरेंद्र मोदी का नारा मुसलमानों के अविश्वास को दूर करने के लिए है, तो मोदी का दलित ओबीसी दांव विपक्ष के लिए एक ऐसी अभेद्य चुनौती जिसकी काट 2014 से ही ढूंढने की नाकाम कोशिशें लगातार हो रही हैं। जाति जनगणना जैसे दांव के बूते आए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेता मोदी सरकार को घेरने की कोशिशें करते रहते हैं। जैसे भी बिहार में गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने के कयासों के बावजूद ये दावा कि मोदी सरकार को हराकर दम लेंगे। जब जब बिहार लड़ता है, तब तब दिल्ली हारता है। हम तो यही कहेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो लड़ाई है, किससे लड़ाई है? ये संघियों से लड़ाई है, ये आरएसएस से लड़ाई है और भाजपा वालों से लड़ाई है। तो हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। विपक्ष के नेताओं ने 2014 के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश इसीलिए दम तोड़ देती है क्योंकि कहीं राजनीति का पेंच नहीं मिलता, कहीं परिवारवाद जैसा मुद्दा सामने आ जाता है। मोदी विपक्ष की कमियों को भांपने में न कमजोरी दिखाते हैं और न देरी करते। मसलन कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन की तस्वीरें जिसमें छतरी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सिर पर है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर नहीं। कांग्रेस इस पर सफाई देती रही, लेकिन मोदी एक तीर से दो निशाने साध चुके हैं। दलित अध्यक्ष का सम्मान परिवार से कम है, ये संदेश मोदी ने जनता तक पहुंचा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वे उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। सवाल पब्लिक का आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 700 स्पेशल फोर्स की टुकड़ी पीछे पड़ी हुई है। यूपी का खूंखार गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा भागता फिर रहा है, उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। पूरा अतीक परिवार कराह उठा है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। कब क्या होगा इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 48 घंटे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में योगी पर पर्चा बांटने की खबर भी आई। कई दूसरे मुस्लिम हॉस्टल से इंटरनेट के थ्रू मीटिंग भी हुई, ऐसी भी खबर आई, लेकिन पर्चा बांटने वाले को अंदाजा नहीं था कि ये योगी जी हैं। अखिलेश वाला राज नहीं है। अब 48 घंटे का काउंटडाउन उधर भी चालू था और आज उस 48 घंटे की आखिरी रात है, यानी कि कयामत की रात है। सवाल पब्लिक का है कि आज की रात
क्या होने वाला है। फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके गनर की हत्या कर जिन्होंने सीएम योगी को सीधी चुनौती दी थी, सिर्फ एक एनकाउंटर के बाद उनके होश भागता है। जिस तेजी से यूपी पुलिस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ रही है और फटाफट एक्शन ले रही है, उससे इस हत्याकांड में शामिल अपराधी जहां कहीं भी छिपे बैठे हैं, उन्हें अपने सिर पर मंडराते मौत का खौफ डरा रहा है। और सबसे ज्यादा खौफजदा कोई और नहीं, माफिया अतीक अहमद का ही परिवार है, जिसने पहले सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई और अब अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि एनकाउंटर का अंदेशा उसे डरा रहा है। उमेश पाल पर गोलियां बरसाता ये चेहरा माफिया अतीक अहमद का बेटा असद है। हत्याकांड के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज में इसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। यूपी पुलिस ने असद के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया है और अटकलें तेज है कि अगले 24 घंटे में उसके सरेंडर की खबर आएगी या फिर एनकाउंटर की। अटकलें इसलिए गरमा रही हैं क्योंकि अरबाज के एनकाउंटर के बाद ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल वो 5वां गुर्गा यूपी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, जो साजिश की बिसात बिछाने से लेकर उसे अंजाम देने तक में शामिल था, जो माफिया अतीक के कहने पर असद के साथ छाया बनकर रहा करता था। नाम सदाकत खान, ठिकाना कमरा नंबर 36, मुस्लिम हॉस्टल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सदाकत नेपाल भागने की फिराक में था जब यूपी पुलिस ने उसे दबोचा और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल तक कड़ियां जुड़ती चली गई। पुलिस की टीम के द्वारा इनके रूम की तलाशी ली गई और रूम की तलाशी में कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। उसकी बरामदगी के बाद ये जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस का दावा है कि मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी, जो पिछले 2 सालों से सदाकत के अवैध कब्जे में था। ये कमरा नंबर 36 है। आमतौर पे जो दूसरे कमरे हैं उसके जो दरवाजे हैं वो लकड़ियों के हैं, लेकिन ये जो दरवाजा है आप देख सकते हैं कि लोहे का दरवाजा है। और जब घटना के बाद यानी उमेश पाल की हत्या के बाद जब एसटीएफ की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की तो उस दौरान यहाँ पर सदाकत खान मौजूद था। इसके साथ ही एसटीएफ ने उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि जब मीडिया के कैमरे आ रहे हैं, मीडिया के कैमरों के सामने जो यहाँ पे रहने वाले जो छात्र हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त एसटीएफ की टीम ने यहाँ पे छापेमारी की उस दौरान उस कमरे से यानी कमरा नंबर 36 से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं और जिसके तार उमेश पाल हत्याकांड से जोड़े जा रहे हैं। सदाकत के कब्जे वाले मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 से जो सबूत यूपी पुलिस और एसटीएफ के हाथ लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसमें उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का इशारा भी है और उसके सियासी कनेक्शन की कहानी भी। और इसके बाद उंगलियां समाजवादी पार्टी की ओर उठ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि जो सदाकत खान है उसके तार समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े जो नेता हैं उनसे जुड़े हुए हैं। उसकी एक जो तस्वीर है वो अखिलेश यादव के साथ साथ जो पूर्व यहाँ की अध्यक्ष रह चुकी है समाजवादी पार्टी से रीचा सिंह, उनके साथ भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक जो विधायक रहे हैं उनके साथ भी जो उसकी तस्वीर है वो सामने आती जा रही है। तो एक बड़ा जो रैकेट है वो धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के गुर्गे सदाकत खान के समाजवादी कनेक्शन के खुलासे के बाद बीजेपी सीधे अखिलेश को घेर रही है और समाजवादी पार्टी ये कहकर गर्दन छुड़ाना चाहती है कि सोशल मीडिया के जमाने में किसी के साथ किसी का भी फोटो हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है।
आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी तो अखिलेश बेचैन हो उठे थे। अब सदाकत और असद से होते हुए समाजवादी तार फिर माफिया अतीक तक पहुंच रहे हैं और बीजेपी आरोप लगा रही है कि उमेश पाल के हत्यारों को छिपाने बचाने में भी समाजवादी का हाथ है। उमेश पाल हत्याकांड में हमले की कड़ियां कैसे माफिया अतीक अहमद से जुड़ती चली गईं, अब ये जान लीजिए। तारीख 24 फरवरी 2023 प्रयागराज में शूट आउट हुआ। मौके पर गोलीबारी और बमबारी, अतीक के बेटे असद समेत 9 हमलावर, 13 शूटर थे, 6 मौके पर गए, 7 शूटर बैकअप में रखे गए थे। उमेश पाल का मर्डर, गनर की भी हत्या, राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह। 25 फरवरी 2023 योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम ली, एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी। 27 फरवरी 2023 दोपहर करीब 3 बजे यूपी एसटीएफ का ऑपरेशन शूटआउट का आरोपी अरबाज ढेर। 28 फरवरी 2023 सुबह 9 बजे हत्याकांड के आरोपियों पर 50,000 का इनाम। 28 फरवरी 2023 सुबह 9:56 अतीक के भाई अशरफ के साथ करीबी नफीस की तस्वीर आई। हमले में नफीस के क्रेटा का इस्तेमाल हुआ, ये राज खुला। दरअसल जिस कार से हमलावर उमेश पाल को मारने पहुंचे थे, क्रेटा कार से, उस कार के मालिक का पता पुलिस ने लगा लिया है और जो मालिक है वो इस रेस्टोरेंट का संचालक है। ईट ऑन नाम से ये रेस्टोरेंट का है और सिविल लाइन इलाके में इसका संचालन होता है। और इसका जो मालिक है नफीस, वो इस कार का मालिक था जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया ये जा रहा है कि नफीस अतीक अहमद गैंग का मेन फाइनेंसर था। मतलब चाहे चुनाव लड़ना हो या फिर दूसरी जो गतिविधियां हैं वो लगातार नफीस से जुड़ी रही हैं। माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर नफीस इलाहाबाद में एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों में बिरयानी बांटकर चर्चा में आया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ उसकी तस्वीरें तब भी सुर्खियां बनी थी। 2020 में इसके रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चला था जो अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर बना था। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि नफीस ने वारदात से कुछ दिन पहले अपनी कार जिस मुस्लिम महिला रुखसार के नाम पर ट्रांसफर की थी, वो भी उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है। यूपी पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश को इस तरह बुनने की कोशिश की गई ताकि इसे अदालत में उलझाया जा सके, लेकिन सीसीटीवी में कैद हत्यारों के चेहरों ने इस पर पानी फेर दिया। इधर यूपी पुलिस के शिकंजे में आए 5वें आरोपी सदाकत ने ये बात उगल दी कि हत्या की साजिश में अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। अशरफ बरेली जेल में बंद है। जेल से ही दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। दिलचस्प ये है कि इस खुलासे से पहले ही अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने मेरे पति अतीक अहमद और अतीक के छोटे भाई अशरफ की हत्या की सुपारी ले रखी है। तो उधर समाजवादी पार्टी ने इस पर तुष्टिकरण की सियासत शुरू कर दी है। ठीक है भाई, झगड़े तो मुल्क में कहीं ना कहीं होते रहते, लेकिन इस किस्म के झगड़े के उनको गोली मार दी गई, किसी का कर दिया गया, ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस अपनी मर्जी से न कोई हिफाजत करती है न कुछ करती है, बल्कि पैसे कमा रही है पुलिस। प्रयागराज हत्याकांड के मामले में जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस आरोपी के साथ अखिलेश यादव जी की पार्टी दफ्तर के भीतर कई तस्वीरें सामने आई है। स्पष्ट है कि हर अपराध के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है। यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि इसके तमाम साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से एनकाउंटर में अपराधी के मारे जाने पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, स्पष्ट है कि हर आपराधिक घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का समर्थन, समाजवादी पार्टी का उनको पूरा आशीर्वाद रहता है। और इसीलिए जब अपराधी पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, तो दर्द समाजवादी पार्टी को।
सीएम योगी अगले 24 घंटे में बड़े एक्शन की तैयारी में हैं। इसका इशारा प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को यूपी पुलिस की ओर से सौंपा गया एक लिस्ट दे रही है, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों और माफिया अतीक अहमद के उन गुर्गों के नाम हैं जो वारदात के बाद से फरार हैं। अल्टीमेटम साफ है कि सरेंडर नहीं किया तो बाबा का बुलडोजर अपना काम करेगा। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बाबा के बुलडोजर के एक्शन में आने के अलावा सरेंडर या एनकाउंटर पर भी अटकलें तेज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया, सत्येंद्र जैन ने भी रिजाइन कर दिया। कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल बेहद बेचैन हैं। बेचैनी इस बात की है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि जिस तरह का करप्शन शराब नीति में हुआ, अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है। सवाल पब्लिक का है कि क्या सचमुच अगला नंबर केजरीवाल का है। सवाल यह भी है कि कट्टर ईमानदार का डीएनए बताने वाली पार्टी अब क्या करेगी। शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद मानो आम आदमी पार्टी में भूचाल आ गया है। दनादन इस्तीफे शुरू हो गए। पहले शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में चल रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। फिर चंद सेकंड्स बाद करीब 10 महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल की हवा खा रहे केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी रिजाइन कर दिया। इससे पहले शराब घोटाला मामले में 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में चल रहे मनीष सिसोदिया ने राहत के लिए आज सीधे सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटा दिया। कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने भ्रष्टाचार के इस मामले में फौरन राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के वकीलों की दलीलें काम नहीं आई और कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा। इनके अरविंद केजरीवाल जी के मापदंड देखिए। इनको लगता है कि जो सबसे बड़ा घोटाला करे उसको सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए, लेकिन उन्होंने शहीद भगत सिंह और बाकी सबको अपमानित करने का काम किया जब उनसे जोड़ने का काम किया। कभी शराब घोटाला, कभी स्वास्थ्य घोटाला, कभी जमीन घोटाला। पंजाब में इनकी सरकार बनी तो विजय सिंगला इनके मंत्री को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। इनके ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक के बाद दूसरा, 11 लोग तो इनके जेल में ही हैं या अन्य आरोपों में हैं। भ्रष्टाचारियों की एक टीम अलग से बन गई। सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और ठीक नहीं मिली। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ। जिस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की कुर्सी गई, सलाखों के पीछे पहुंच गए, वो घोटाला है क्या, पहले वो समझ लीजिए। शराब कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी के 30 करोड़ रुपए वापस किए गए। विदेशी शराब और बियर केस पर 50 रुपए प्रति केस की छूट दे दी गई। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई। नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी गई। इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस चल रही है। टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने जब इसी मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से सवाल किया था, तो उनका जवाब क्या था वो भी सुनिए। मैं पूछना चाहती हूँ आज आपसे, ये 144 करोड़ का शराब घोटाले का सच है क्या? आज संजय सिंह जी दर्शकों को ये जरूर बताइएगा और ये हमारा राउंड 3 शुरू होता है। ये 144 करोड़ का घोटाला
नहीं है, ये 144 करोड़ रुपए कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों के लाइसेंस फीस और तमाम चीजें माफ की गई, ये वही है। ये आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूं और आप भी जांच कर लीजिए, और आपके सामने ये कागज भी दिखा रहा हूं और इसको पढ़ रहा हूं। जरा ये भी सवाल पूछिएगा भी आप सुधांशु जी से। 40 करोड़ रुपए एमसीडी ने, साउथ एमसीडी ने टोल का माफ किया। 100 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट्स का, वेंडर्स का माफ किया। इसी प्रकार से रेलवे बोर्ड का है, हरियाणा की कैबिनेट का है, ये तमाम कई राज्यों का है कि कोरोना के दौरान कहां कहां कितने कितने करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की गई, हजारों करोड़ का। तो एक पॉइंट रटा रटाया जिसका कोई आधार नहीं है। अभी देखिए वो कैसे बोल रहे थे, कह रहे थे 30 करोड़ रुपए माफ कर दिया। 30 करोड़ रुपए था क्या सुधांशु जी, ये पता है आपको? 30 करोड़ रुपए जो जमा था वो इस आधार पर जमा था कि आपको परमिशन जीएमआर से लेनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर। अब जीएमआर ने जब उनको परमिशन नहीं दी तो उसमें लिखा हुआ था, उस शर्त में लिखा हुआ था, ठेके की शर्त में लिखा हुआ था कि अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो पैसा वापस होगा। पैसा वापस हो गया। अब ये घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। अब आप बताइए, 5 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया, तो 1-2 लाख करोड़ रुपए तो कमीशन मिला होगा बीजेपी को। 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का आपने राइट ऑफ किया, तो जरूर 1-2 लाख करोड़ रुपए कमीशन मिला होगा। आपने 42,000 करोड़ का घोटाला करने वाली कंपनी से 29 करोड़ रुपए चंदा लिया डीएचएफएल से, तो जरूर आपने घपला घोटाला कराया होगा डीएचएफएल से, जब 29 करोड़ रुपए आप चंदा ले रहे हैं। तो बिना सिर पैर के कोई भी आरोप जवाब लगाना दीजिए है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लगाते रहिए। उनका कहना है 30 करोड़ माफ किए, वो तो सब राज्यों में कोरोना के दौरान में हुए थे, तो इनके लिए वो स्कैम क्यों, घोटाला क्यों, आपके लिए क्यों नहीं? और दूसरा सवाल, कमीशन के रेट्स बता रहे हैं जो घोटाले पहले हुए हैं उनके हिसाब से, जवाब दीजिए। देखिए, तीनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं टेक्निकल बात करता हूं। ये 30 करोड़ रुपए इस बात के लिए उनसे गारंटी में रखवाए जाते हैं, इन्होंने कहा कि उनको एयरपोर्ट से परमिशन मिलनी थी। यही तो मैंने कहा, परमिशन किसको लेनी थी? अगर सरकार को लेनी थी तो सरकार ने बगैर परमिशन के उनको क्यों ठेका दे दिया? और यदि सरकार का काम नहीं था परमिशन लेना, और परमिशन लेना ठेकेदार का काम था, और ठेकेदार परमिशन नहीं ले पाया, तो सरकार ने अपना 30 करोड़ रुपया उसका वापस माफ क्यों कर दिया? इतनी सी तो बात मैंने कही थी। 2 में से एक की जिम्मेदारी होगी ना परमिशन लेना। मगर यहां पर दोनों को क्लीन चिट दे के आखिर में सरकार ने उसका पैसा उसको गिफ्ट कर दिया। माफी इसे कहते हैं जनाब। अब आप राइट ऑफ को माफी करने लगते हैं। 10 लाख करोड़ की जो आप बात कह रहे हैं, ये जितने भी लोग थे, एक ने भी उस जमाने में लोन हमारे जमाने में नहीं लिया था, और एक ने भी एक मुकदमा छोड़िए, एक चिट्ठी नहीं दर्ज थी। हमारे आने के बाद चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चोस्की हो, नीरव मोदी हो, सब पे मुकदमे दर्ज हुए, ईडी के मुकदमे दर्ज हुए, उनकी संपत्तियां जब्त की गई। हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई और बैंकों को दी गई। 19,000 कुछ करोड़ रुपए की तो संपत्ति उन लोगों की जब्त की गई। और उसके बाद अब बता रहा हूं राइट ऑफ क्या होता है। जैसे विदेश में जो उनके खाते हैं, उनसे पैसा भारत सरकार अभी नहीं निकाल सकती जब तक कि कानूनी प्रक्रिया विदेश की पूरी ना हो जाए। तो वो पैसा जो हमें उनसे लेना है, वो वर्तमान साल के लिए या अगले 2 वर्षों के लिए, जिसे आम भाषा में कहते हैं बट्टे खाते में डाल दिया जाता है कि ये फिलहाल इस साल में हमें आना नहीं है, यद्यपि ये हमें आना है। यानी जैसे ही हम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो वो पैसा लेंगे। इसको कहते हैं जनाब ईमानदारी से काम करना, कि उनके जब्ती करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना। मगर जो आप चंदे की बात करते हैं जनाब, तो आप तो वो पार्टी हैं जो 20,000 रुपए की एक कप चाय पिलाते थे। नाविका जी याद करिए, इनकी चाय पार्टी में 20,000 रुपए की एक चाय होती थी। और 20,000 की क्यों होती थी? वो 15 या 25,000 की क्यों नहीं? क्योंकि उस समय नियम यह कहता था कि 20,000 रुपए तक का अगर कोई कैश किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो उसका नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा था।
1000 लोगों को दिखा दीजिए कि उन्होंने चाय पी और तमाम पैसा अंदर हो गया। अब ईमानदारी से कहते हैं कि हमारी सरकार ने आके यह रूल चेंज कर दिया, अब 2000 रुपए तक ही सिर्फ कैश अलाउड है, बाकी आप चेक से लीजिए। तो आप जो ये बात कह रहे हैं, हमने तो जो चंदे लिए हैं वो चेक से लिए हैं, जनता की जानकारी के ऊपर है। अब यह बता दें कि ये इन्होंने चंदे किससे लिए हैं। अब दूसरी बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी ईमानदारी की बात है, वो आप ईमानदारी थोड़ा प्याज के छिलकों की तरह खुल गई है मान्यवर। अब इतना आसान नहीं है कि आप ईमानदारी का वह प्रभाव लोगों को दिखा सकें, क्योंकि आप कितने कट्टर ईमानदार हैं और कितने फर्माबरदार हैं वो सबको दिखाई पड़ रहा है। अब अंत में एक बात और कह दूं, इन्होंने ये बात कही कि 144 करोड़ रुपए कोरोना में माफ कर दिया गया। गजब है। देखिए नाविका जी, हम लोगों ने कोरोना काल में किसको दिया? 81 करोड़ गरीब लोगों को अनाज दिया, हमने मुफ्त का वैक्सीन दिया उन लोगों को, हमने किसानों को दिया। इन्होंने शराब के व्यवसायियों का माफ किया। अगर मैं पूछना चाहता हूं तो तमाम दुकानदारों के दुकान नहीं चली, आपने कितनों के टैक्स माफ किए? जिस जमाने में आप कहते, सुनिए, रेडी वाले नहीं चले, सुनिए तो, रेडी वाले, खोमचे वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले सब बेचारे कोरोना काल में बेकार थे, उनको तो कोई गिफ्ट नहीं मिली। सिर्फ शराब के व्यवसायियों को 144 करोड़ रुपए माफ हुए। तो ये भी दिखाई पड़ता है कि किससे मोहब्बत और किससे दिखावटी मोहब्बत। अब आपको 2 मिनट में दिखाते हैं